मैं एक स्कूल टीचर की बेटी थी। मुझे आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था, लेकिन शादी की पहली ही रात मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का इल्जाम लगा दिया। इसे साबित करने के लिए उसने मेरा अल्ट्रासाउंड तक करवाया। रिपोर्ट में पता चला कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूं। उसने तुरंत मुझे तलाक दे दिया और मायके छोड़ आया। मैं रोती हुई अपने पिता के घर पहुंची। रात के 2 बजे मुझे अपने बिस्तर पर कुछ गीला महसूस हुआ। जब मैंने चादर हटाई तो मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। मैं एक अच्छे परिवार से थी, जहां सबको बहुत सम्मान मिलता था। मोहल्ले में हमारे घर को भी इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लोग पापा की ईमानदारी और नेकदिली की चर्चा करते थे, लेकिन जब भी पापा की तारीफ होती, मेरी मौसी के चेहरे पर शिकन आ जाती। वह मुंह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हमेशा ना में सिर हिलाती रहती। जब तारीफ करने वाला चला जाता तो मौसी कहती, इंसान का व्यवहार कितना भी अच्छा हो, भगवान उसकी नीयत को जानते हैं। मैं उनकी बात पर बस सिर हिला देती तो वह चुप हो जाती, मगर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी दिखती थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। शुरू में मैं जिद करती कि वह मुझे बताएं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने बताने से मना कर दिया तो मैं भी चुप रहने लगी। अब तो मैं उनसे कुछ पूछती ही नहीं थी, क्योंकि लगता था कि वह कभी अपनी बात नहीं बताएंगी। सालों में मैंने बस एक बात महसूस की, मेरी मौसी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने आज तक अपने पापा में कोई खराबी नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मौसा जी के गुजर जाने के बाद पापा ने गर्व से अपनी विधवा बहन को अपनाया था। उन्होंने मौसी को अपने घर में जगह दी, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। यहां तक कि जब मौसा जी को गुजरे काफी समय हो गया तो पापा ने मम्मी के जरिए यह संदेश भेजा कि मेरी बहन से पूछो, क्या वह दोबारा शादी करना चाहती है। इस पर मौसी ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, जाकर अपने पति से कह दो, अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है तो मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने यह बात पापा को बता दी तो पापा बोले, लगता है मेरी बहन का दिल संसार के रिश्तों से भर गया है। कुछ समय बाद मम्मी की सेहत बिगड़ने लगी और फिर एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया। उस समय मैं सिर्फ 4 साल की थी। मम्मी के जाने ने मुझे पागल सा कर दिया था। मैं माँ बाप की अकेली बच्ची थी, इसलिए मम्मी के बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूं। मुझे किसी चीज में रुचि नहीं रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लगता था। मैं दिन भर मम्मी को याद कर रोती रहती थी। न खाती थी न पीती थी। मौसी अपने पति के गम में डूबी रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार पड़ गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं मम्मी के बिना कितनी अकेली थी। इसके बाद मौसी ने ही माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया। अब वह अपना ज्यादातर समय मेरे साथ बिताने लगी। मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने मौसी के साए में ही मम्मी का प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से जब मौसी पापा के बारे में कुछ बुरा कहती तो मुझे उनकी बातें कभी बुरी नहीं लगती थीं। शाम का समय था। मैं रसोई में रात का खाना बना रही थी। मौसी सब्जी पका रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पापा रसोई में आए, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। इतना कहकर वे बाहर चले गए। जैसे ही वे गए, मौसी ने मेरी ओर देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर आवाज में बोली, अपने बाप से ज्यादा मिलना जुलना मत। तू जवान हो गई है, अपने बाप से दूरी बनाकर रख। मुझे मौसी की यह बात बहुत अजीब लगी। भला अपने बाप से कौन दूरी रखता है? मैंने पूछा। मौसी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, ये जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत अजीब किस्म के होते हैं। ये अपनी औलाद से माँ जैसा प्यार नहीं करते। जब इन्हें औलाद से कोई काम होता है तभी ये अपना प्यार जताते हैं। मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक तो मुझे इन बातों की आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल अजीब था। पापा मौसी से नजर नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें मौसी तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो मेरे जरिए भिजवाते। मौसी भी पापा के सामने घर के बर्तन फेंकती रहती, जैसे अपना गुस्सा दिखा रही हो। मैंने महसूस किया था कि जब मौसी ऐसा करती, पापा डर जाते और जल्दी से घर से बाहर निकल जाते। मुझे मौसी की ये हरकतें बुरी लगने लगी थीं। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मौसी से पूछ ही लिया,
आप मेरे पापा के साथ इस तरह क्यों करती हैं? मेरे पापा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही घर आते हैं आप उन पर गुस्सा करने लगती हैं। वो उस वक्त बड़े अजीब अंदाज में बोली, तेरे बाप ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। घर की छत तो दी है, मगर उसने मेरी रूह को दागदार कर दिया है। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं तुझे हमेशा समझाती रहती हूं कि जैसे भी हो इस आदमी से दूर रहो। मैं बोली, मौसी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? बाप तो औलाद के सिर का साया होता है। औलाद अपने माँ बाप के साये में ही आराम करती है, और आप मुझे इस साये से दूर करना चाहती हैं? मौसी बोली, मैं तुझे साये से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर करना चाहती हूं। कुछ रिश्ते सही नहीं होते, बल्कि वो जलाने वाली धूप होते हैं। मुझे मौसी की बातें कभी समझ नहीं आती थीं और न ही आने वाली थीं। इसी वजह से मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वो हर रात मेरे कमरे में आ जाती, मुझसे बातें करती और कहती, जब तक तू सो नहीं जाएगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं कहती, मौसी, मैं बड़ी हो गई हूं, आप मेरी चिंता मत करो, मैं खुद सो जाऊंगी। तो मौसी कहती, अब तू बड़ी हो गई है, इसी वजह से तेरी ज्यादा चिंता होती है मुझे। जब तू सो जाएगी तब मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। रोज ऐसा ही होता था। आज भी मैं मौसी के साथ बातें करते करते सो गई थी। रात के शायद 2 बजे थे। जब मेरी आंख खुली, मैंने उठकर पानी पीना चाहा तो हैरान रह गई। आज मेरी साइड टेबल पर पानी रखा ही नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद पहले कभी रात के वक्त मेरी आंखें ही नहीं खुली थीं। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद रसोई में जाकर पानी पी लेती हूं। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मौसी के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, मौसी इस वक्त जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पापा की आवाज आ रही थी। पापा कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ है वो सब गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ कर दो। मौसी रो रही थी। वो कह रही थी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, इसीलिए मैं तेरी बेटी को भी तुझसे दूर रखती हूं, क्योंकि तू एक जालिम आदमी है। मैं यह सब सुनकर चौंक गई। सोचने लगी कि आखिर मेरे पापा ने मौसी के साथ ऐसा क्या कर दिया था। पापा कह रहे थे, मैंने जो गलती तेरे साथ की है वो मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहरा सकता। तू परेशान मत हुआ कर, मैंने महिमा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है, मैं बहुत जल्द उसकी शादी करने वाला हूं। मौसी कहने लगी, नहीं, मैं तुझे महिमा के लिए रिश्ता ढूंढने की इजाजत नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। पापा बोले, हाँ, मुझे पता है कि महिमा को तूने मां बनकर पाला है, मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। पहले सारी बातें तेरे सामने रखूंगा, अगर तुझे यह रिश्ता ठीक लगा तो ही मैं महिमा की शादी करूंगा। पापा ये बातें कर रहे थे, तब मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में आ गई थी। अब मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मौसी की अजीब सी शख्सियत के पीछे पापा का ही हाथ है। शायद उन्होंने ही अपनी बहन को कोई ऐसा दर्द दिया हो जिससे वो उनसे इतनी नाराज रहती थी। मगर ऐसा भी क्या हो गया था जिससे मैं अनजान थी? यह सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा था। फिर यह भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते की बातें तो पापा मौसी के साथ दिन में भी कर सकते थे, तो फिर रात को उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इन सब सवालों से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र थी कि न जाने पापा ने मेरे लिए कैसा रिश्ता चुना है, न जाने वो लड़का कैसा होगा जिसके गुणों की पापा मौसी के सामने तारीफ कर रहे थे। मुझे तो यह एहसास तक नहीं था कि पापा मेरे लिए शादी के बारे में सोच भी रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ भी चुके हैं। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी थी। रात भर मैं गहरी नींद में सोई रहती थी, शायद करवट भी नहीं बदलती थी। खैर, सुबह सवेरे ही मैं उठ बैठी, नहा धोकर पूजा की ओर मौसी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई। वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, हमारी लड़की तो दुल्हन बनेगी। मैं तो पहले ही पापा और मौसी की बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यह जाहिर नहीं किया। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए मैंने पूछा, मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? वो बोली, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूं। तेरे पापा ने लड़का पसंद कर लिया है। आज वो लोग तेरा रिश्ता देखने आएंगे और हम सब देखकर हां कर देंगे। बता, तुझे खुशी हुई ना? मैंने अपना चेहरा साधा और बोली, मौसी, आपको क्या सपना आया था? मेरी बात सुनकर मौसी घबरा गईं। बोली,
तेरे पापा ने ही मुझे बताया है। मैंने कहा, कब बताया उन्होंने? कल रात तो आप मेरे कमरे में ही थीं। तब तक तो आपने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे खुद भी ये एहसास नहीं था कि मैं ऐसे सवाल मौसी से क्यों कर रही थी। मौसी के चेहरे का बदलता रंग मुझे साफ महसूस हो रहा था। वो कहने लगी, तेरे सो जाने के बाद तेरे बाप ने मुझे बताया। मैंने तुरंत कहा, मेरे सामने तो आप पापा से बात करना पसंद नहीं करती, और फिर मेरे सोने के बाद क्यों बात की? इस पर मौसी का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो बोली, महिमा, तूने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तू मुझसे बात मत कर। इतना कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दोपहर के वक्त जब मुझे देखने के लिए लोग आए तो मौसी मुझे अपने साथ ले गईं। मेरी होने वाली सास मुझे देखकर तारीफ ही करने लगी। मैंने नजर बचाकर देखा तो पाया कि मेरा होने वाला पति भी मुझे देखने आया है। हमारी नजरें मिलीं तो उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट मेरे बेचैन दिल पर जैसे जादू कर गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं लड़के को अच्छी लगी हूं। थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठने के बाद मैं कमरे में वापस आ गई। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वो एक अच्छा इंसान था और मुझे पसंद आ गया था। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद मौसी मेरे पास बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बता, लड़का कैसा लगा? तूने उसे देखा था ना? मैंने सिर हिला दिया। मौसी बोली, मैंने तेरे बाप से कह दिया था कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आएगा महिमा उसे नहीं देखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए नहीं मानती। तेरे बाप को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब मौसी ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब जब मैंने लड़के को खुद देखा था तो मुझे राहत मिली थी। मौसी कहने लगी, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो लड़का अच्छा है और देखने में भी ठीक लग रहा था। मैंने सिर हिलाया और मौसी से लिपट गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, अच्छा होगा कि तू वक्त पर विदा होकर अपने घर चली जाए। इस घर से जितनी जल्दी हो सके चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। मौसी की बात सुनकर मैं बोली, मेरे जाने के बाद पापा के जुल्म से आपको कौन बचाएगा? मौसी हंसने लगी। बोली, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मौसी की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे, जिन्हें देखकर मैं डर गई। उनकी बातों का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, पापा ने अगर आप पर जुल्म किया है तो आपने क्या बदला लिया? मौसी बोली, तू इन सब बातों में मत पड़। मैं खुद इतनी मजबूत हूं कि अपना बदला ले सकती हूं। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और अपनी खुशियां मना। मैं मुस्कुरा दी। मैंने भी तय कर लिया था कि शादी के बाद पहली बार घर आने पर मौसी से उनकी जिंदगी का हर राज जानूंगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते में शादी की तारीख तय करने को कहा। मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मगर मौसी बहुत खुश थीं। महिमा, लड़का बहुत अच्छा है। उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी हो सके तू विदा होकर उनके घर चली जा। कहीं ऐसा न हो कि रिश्ता किसी रुकावट में पड़ जाए। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती और पूछती, मेरे रिश्ते में कोई रुकावट क्यों होगी? उन्होंने तो मुझे अपनी मर्जी से पसंद किया है। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मौसी कहती, तू नहीं जानती, कभी कभी किस्मत खेल खेल जाती है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाती थी। मुझे कहाँ पता था कि मेरी किस्मत मेरे लिए नया खेल रच रही है। खैर, हम ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे और हमारी रोजी रोटी का ही इंतजाम था। मौसी ने अपनी शादी के गहने तोहफे में दे दिए थे और कुछ बेचकर मेरे लिए सामान खरीद लिया था। हमारी तरफ से शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन लड़के वालों ने धूमधाम से शादी करने का फैसला किया था। उन्हें हमारी माली हालत का पता था, इसलिए उन्होंने कम लोगों की बारात लाने का वादा किया। शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी सहेली से लहंगा उधार लिया और पहन लिया। मैं बहुत सुंदर लग रही थी, नाजुक, पतली और बेहद गोरी। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। फेरे होने के बाद विदाई का वक्त आया तो मैं मौसी से लिपटकर रो पड़ी। उस वक्त मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, रोने की जरूरत नहीं। अपनी नई जिंदगी के लिए दुआ करो, भगवान सब ठीक करेगा। मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे पति मेरे पास बैठ गए। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कहा, हमेशा मेरी बनकर रहना।
मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत घबरा रही थी, इसलिए मेरे पति मुझे दिलासा देने लगे। उन्होंने कहा, तुमसे पहले भी मैंने कई लड़कियों की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तय कर लिया कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी, तुम ही मेरे घर की मालकिन बनोगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत राहत महसूस करने लगा। हमारा अजनबापन कुछ ही पलों में खत्म हो गया। मैं अपनी किस्मत पर गर्व कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा कि उसकी संगत में मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि किस्मत पलटने वाली है। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा। घर में फिर रस्में हुईं और उसके बाद मुझे बेडरूम में बैठाया गया। मेरा बेडरूम फूलों से सजा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने कहा, अब तुम सिर्फ इस कमरे की नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बस तुमसे वफा चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहो। फिर वह मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे एक अजीब बात पूछने वाला हूं। किसी भी पति को पहली रात यह सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ही हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त रहा है तो तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर बात और गलती भूलकर तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा, समीर, मेरी जिंदगी में तुम पहले आदमी हो। तुमसे पहले मैंने कभी किसी आदमी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस समय अपने पति से पूरी सच्चाई कह रही थी। मैंने कभी किसी आदमी से दोस्ती करने के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर मुझे यह एहसास था कि अगर मुझसे अतीत में कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, तो मैं इसके बारे में कभी अपने पति को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पहले समझा दिया गया था। मौसी कहती थीं, अगर औरत अपनी शादी से पहले की जिंदगी में कोई गलती कर बैठी है तो यह उसका और भगवान का मामला है। कभी अपने पाप के बारे में पति को नहीं बताना चाहिए। वह प्यार और भरोसे से तुम्हारे दिल की बात जान लेता है और फिर उम्र भर तुम्हें दोष देते हुए मारता रहता है। कभी आदमी के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती मत बताना। हमारा जो पाप है वह हमारा और भगवान का है। इसके बारे में पति को कुछ पता नहीं होना चाहिए। मेरा पति मुस्कुरा दिया। वह कहने लगा, हाँ महिमा, मैं जानता हूं कि तुम एक टीचर की बेटी हो। तुम कभी गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने की यही वजह है कि तुम्हारा अतीत साफ है। मैं मुस्कुराई। मेरा पति मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। फिर वह कहने लगा, महिमा, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानेंगे। हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन एक दूसरे के साथ बिताएंगे। समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां हाथ में थमा दी गई हैं। मैं जल्दी से आराम के कपड़े पहनकर आ गई। समीर मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसने कहा, तुमने तो लाल रंग के कपड़े पहन लिए हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें तेज रंग पसंद है। मैंने सिर हिलाकर ना कहा। वैसे तो मुझे लाल की जगह नीला रंग अच्छा लगता है, मगर मौसी ने कहा था कि शादी के शुरू के दिनों में लाल रंग पहनना नवविवाहिता के लिए खुशियां लाता है। समीर ने कहा, महिमा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ खुशियों से भरी रहे। मैंने कहा, समीर, मुझे तुमसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत चाहिए। समीर मेरे साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैंने अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब होते देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस तरह परेशान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। मुझे किसी बुरी घटना का एहसास बहुत जोर से हुआ। मैं बिल्कुल चुप रही और गहरी नजरों से उसके चेहरे को पढ़ने लगी। अब वह न जाने मुझ पर क्या आफत लाने वाला था, न जाने वह मुझे क्या बताने वाला था। समीर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। वह कहता है, तुम बहुत पतली हो, क्या तुम्हारा खाना पीना बहुत कम है? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मोटी लड़कियां पसंद हैं। तो मैंने कहा, हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं खा पाती, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम्हें मोटी लड़कियां पसंद हैं तो मैं अपनी खुराक बढ़ा लूंगी और कुछ दिनों में मोटी हो जाऊंगी। मुझ पर खाना जल्दी असर करता है। समीर कहने लगा, अगर यही बात है तो फिर तुम अपनी शादी के वक्त इतनी कमजोर क्यों हो? मैं डरती हुई और इसलिए धीरे धीरे जवाब दे रही थी। मैंने कहा,
ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें पतली लड़कियां पसंद होंगी, इसलिए मैं डाइट कर रही थी। समीर बोला, अच्छा, तो अपनी डाइट में कामयाब हो गई हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। वह बोला, फिर तुम्हारा यह पेट? उसने कुछ इस तरह कहा कि मेरे सामने आसमान घूमने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे पेट को? वह बोला, ये इतना उभरा हुआ क्यों है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनका पेट उभरा नहीं होता। तेरे पेट को ये क्या हो गया है? मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। वह बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त था। मैंने ध्यान दिया कि मैं वाकई बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में जो चीज सबसे साफ दिख रही थी वह मेरा पेट था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने अपनी सहेली से उसका लहंगा लेकर पहना था तो वह मेरे पेट के हिस्से पर तंग हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि ये मुझे फिट नहीं है, थोड़ा टाइट है। मेरी सहेली हंस दी। वह बोली, अच्छा, तो तू शादी की खुशी में मोटी हो गई है, चिंता मत कर। न तो उसने इस तरफ ध्यान दिया था और न ही मेरा ध्यान गया था। अब मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने समीर से कहा, चिंता मत करो, मैं एक्सरसाइज करूंगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, वैसे ये सब क्यों कर रहे हो तुम? वो कहने लगे, तू जानती है ना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चेहरे देखकर ही बीमारी पकड़ लेता हूं। मैंने कहा, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? समीर ने ना में सिर हिलाकर मुझे जोर का झटका दिया। वो कहने लगे, तुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है बेवफाई की। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मेरा पति कहने लगा, तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे सब सच बता। मैं रो पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी के साथ गलत काम नहीं किया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? वो बोला, मैं तुझसे सिर्फ वफादारी चाहता हूं और कुछ नहीं। लेकिन तूने ये क्या किया? किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर आ गई है। अरे, तुझे तो डूब मर जाना चाहिए। मैं अपने पति की बातें समझ नहीं पा रही थी। मैं बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? मैं तो कभी किसी मर्द से बात तक नहीं करती थी। मेरा पति कहने लगा, अगर तू अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी तुझे यूं ही तलाक देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि फिर सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा कि काश मैं तेरी बात मान लेता। चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूं और तेरा चेकअप करवाता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोली, इसका मतलब तुम अभी तक इसीलिए ऐसी बातें कर रहे थे? समीर ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं किसी बेवफा औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। ये शुक्र था कि उस वक्त आंगन में कोई नहीं था, क्योंकि सब पूछते कि तुम नई दुल्हन को कहां ले जा रहे हो, और अगर वो कह देता कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहा हूं तो फिर मेरी इज्जत क्या रहती? खैर, मैं चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं दिल से भगवान से दुआ कर रही थी कि अब वही मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। भगवान मेरा चरित्र सही साबित करे, मुझ पर कोई इल्जाम न लगे। मैं रोती रही और दुआ करती रही। आखिरकार हॉस्पिटल आ गया। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और फिर जो कहा, उसे सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। डॉक्टर ने कहा, आप 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं। मैं ना में सिर हिलाने लगी और बोली, ये तो नहीं हो सकता। आज तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मेरी इस बात पर डॉक्टर मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, हर लड़की गुनाह करने के बाद ऐसे ही कहती है, लेकिन माफ करना, मैं रिपोर्ट बदल नहीं सकता। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आ गई। पीछे पीछे समीर भी आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। वो कहने लगा, अब तू अपनी सफाई में कुछ कहेगी? मैं रो पड़ी। मैंने कहा, समीर, सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया है। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूं, लेकिन भगवान गवाह है, आज तक मैंने किसी से बात तक नहीं की। मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और कहां से आया है। समीर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तो फिर अपने आसपास नजर रख। तेरे साथ ये जुल्म किसने किया? तेरे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं बोली, हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे पापा और मौसी। समीर कहने लगा, अपने आसपास ध्यान रखना। इसके बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ गया।
मैंने दरवाजे पर नॉक किया। मौसी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आ गई? अभी तो रात का 1 बजा है। तू अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? नई दुल्हन शादी की पहली रात मायके नहीं आती। मैं बोली, मौसी, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। ये सुनकर मौसी का मुंह खुला रह गया। वो कहने लगी, तू ये क्या बोल रही है? ये कैसे मुमकिन है? उसने तुझे तलाक क्यों दिया? मैं बोली, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। मेरी ये बात सुनकर मौसी ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। वो कहने लगी, तूने किसके साथ गलत काम किया? तुझे शर्म नहीं आई? मैं चीख कर रो पड़ी। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया मौसी। मुझे ये भी नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आया है। मुझे ये भी नहीं पता ये किसका है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं चिल्लाती रही। फिर मौसी मेरे पास बैठ गई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझे कमरे में ले गई और पानी पिलाया। सब कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मौसी, मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर वो पापा के कमरे में चली गई। पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी वहां गई। मैंने कहा, पापा उठिए, मेरी बात सुनिए। मगर पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मौसी कहने लगी, बेटा, तुझे पता है ना कि तेरे बाप सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और इसीलिए रात भर गहरी नींद में सोते हैं। अब ये सुबह ही उठेंगे, तब तू अपनी बात उनसे बता देना। मासी पूरी रात मेरे साथ बैठकर रोती रही। मैंने उनसे पूछा, मेरा अपराधी कब मेरे सामने आएगा? उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, जिसने तेरे साथ यह सब किया है मैं उसे ढूंढ लूंगी, तू मुझ पर भरोसा रख। सुबह मासी पापा को उठाने के लिए कमरे में गईं। पापा उठते ही मंदिर चले गए। फिर बहुत देर बाद घर लौटे। घर आते ही उन्होंने कहा, क्या बात है? मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि रात को हमारे घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर आई और बोली, पापा, मैं रो रही थी। उन्हें देखकर पापा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने सारी बात उन्हें बता दी। पापा का चेहरा बुरा हो गया। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ यह सब किसने किया। पापा चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर घर से बाहर चले गए। मैं बहुत परेशान थी। मुझे कोई सुराग हाथ नहीं आया। घर में हम 3 लोग थे, मैं, पापा और मासी। इनमें से किसी पर शक नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हर हाल में अपने अपराधी तक पहुंचूंगी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि जिसने भी यह किया है उसे उजागर कर दो। मैंने घर के काम काज पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं हर चीज पर नजर रख रही हूं। भले ही मैं अपने गम में डूबी थी, फिर भी मुझे सब कुछ पता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। पूरा दिन मैं बेचैन रहती, घर में घूमती फिरती। पापा इतने गम में डूबे थे कि वे घर आते ही नहीं थे। रात होती तो मासी मेरे पास आकर सो जाती। वे मुझसे बातें करते हुए कहती, तेरी जिंदगी में सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, तेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, भगवान सब ठीक करेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे उम्मीद मिलती और मेरी नींद आ जाती। फिर मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती। मैं सुतने के लिए मजबूर हो गई थी, जैसे मुझ पर कोई मुसीबत आ गई हो। गम का पहाड़ टूट गया था, मगर मेरी रात की नींदें क्यों खराब नहीं हुई? मैं क्यों पूरी रात ऐसे सोती रही? इसका कारण क्या था? मासी के होने से मुझे क्यों नींद आ जाती थी? इसलिए मैंने मासी से कई बार कहा कि वे अपने कमरे में सो जाएं, मगर फिर भी वे मेरे कमरे में आ जाती जब तक मैं सो न जाती। वे बाहर नहीं जाती। इसलिए मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं चालाकी करूंगी। मैं मासी के सामने ऐसा दिखाऊंगी कि मैं सो गई हूं, मगर मैं जागती रहूंगी और रात भर हर चीज पर नजर रखूंगी। रात को मासी मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगीं। मैंने आंखें बंद कर ली और उन्हें दिखाया कि मैं सो गई हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पुकारा, महिमा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब वे उठकर बाहर चली गईं। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे आंगन से किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी हमारे घर में घुसा हो। मैं एकदम चौकन्ना हो गई। देखकर मेरी जान ही निकल गई कि हमारे घर में एक जवान लड़का आ गया था। उसने इधर उधर देखा
और फिर मासी के कमरे की तरफ चला गया। यह देखकर मेरी सांस रुक गई कि कहीं वह मासी को नुकसान न पहुंचाए। मैं धीरे धीरे वहां पहुंची। वो लड़का मासी के कमरे में था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से देखा। वह लड़का मासी से बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। बातें करते करते उसने अचानक एक कपड़ा मासी के मुंह पर रखा, जिससे मासी गहरी नींद में चली गई। मेरे होश उड़ गए। पता नहीं वह लड़का मासी के साथ क्या करने वाला था। तभी उसने कहा, तू क्या सोचती है बुढ़िया? मैं तेरी वजह से यहां आता हूं। तुझे गलत लगता है। मैं तो तेरी भतीजी के लिए आता हूं। मुझे भला तुझसे क्या लेना देना होगा? हाँ ठीक है, मैं तुझसे पैसे ले लेता हूं, तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेता हूं, मगर मेरे यहां आने का असली मकसद तो तेरी भतीजी है। यह बातें सुनकर मैं पत्थर बन गई। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। मैंने बिस्तर पर 2 तकिए रख दिए और उन पर चादर डाल दी ताकि ऐसा लगे कि कोई सो रहा है। फिर मैं बाथरूम में छुप गई। मैंने दरवाजे से देखा। वह लड़का मेरे कमरे में आया। उसने बोतल निकाली और उसमें से रुमाल भिगोया। मेरे बिस्तर की चादर हटाकर मुझे सुलाने की नीयत से आगे बढ़ा, मगर जब उसने बिस्तर पर मुझे नहीं पाया तो वह हैरान रह गया। वहां तो सिर्फ 2 तकिए थे। उसके हाथ की नींद की दवा बिस्तर पर गिर गई और गीली हो गई। लड़के ने इधर उधर मुझे ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे समझ आ गया कि मैं जाग रही हूं। वह डर गया कि कहीं मैं किसी को बता न दूं। अपनी जान बचाने के लिए वह हमारे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में बैठकर रो पड़ी। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मासी के कमरे में गई और उन्हें पुकारा, मगर वे बेहोश थीं। पापा के कमरे में गई तो वे भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं फिर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह उठकर बाहर गई तो देखा कि मासी और पापा जाग चुके थे। वे मंदिर के लिए निकल गए थे। मुझे देखकर मासी कहने लगी, अरे तू इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैंने कहा, मैंने अपना अपराधी ढूंढ लिया है। मासी हैरान हो गई और बोली, कहाँ है तेरा अपराधी? मुझे बता। मैंने मासी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर कहा, मुझे आज आप सच बता दीजिए, मेरे पापा ने आप पर क्या जुल्म किया था? मासी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, शायद मैं तुझे यह बात कभी नहीं बताती, मगर अब क्योंकि तू खुद एक गम से गुजर रही है तो मैं तुझे सब बता देती हूं। जवानी में मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वह भी मुझे चाहता था और कहता था कि मैं तुझसे शादी करूंगा। मेरी माँ भी मान गई थी, मगर तेरे पापा ने इस रिश्ते में रुकावट डाली। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह लड़का गलत काम करता है और गलत तरीके से पैसे कमाता है। ये मेरी बहन को गलत कमाई पर डाल देगा। मेरे भाई ने मेरा बाहर का रिश्ता नहीं होने दिया और अपने किसी दोस्त से मेरी शादी कर दी। वह मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरा पति अच्छा था, मगर मैं अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाई थी। शादी को कुछ ही समय बीता था कि मेरा पति मर गया। यह सजा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ससुराल वालों ने मुझे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। अब मेरा भाई मुझसे नजरें चुराने लगा। उसे पता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वह मेरी पसंद से शादी करवा देता तो मैं आज विधवा न होती, मेरे पास पति होता। भाई मुझसे बात करने से डरता था। उसने अपनी बीवी से कहा, जाकर पूछ मेरी बहन से कि क्या वह दोबारा शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपने पुराने प्रेमी का नंबर ढूंढा और उससे बात की। उसने कह दिया कि वह अब शादी कर चुका है। मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मैंने भी दूसरी शादी से मना कर दिया। उसी दिन से आज तक मुझे तेरे पापा से नफरत है। मुझे डर लगता था जब वह तुझसे प्यार से बात करता, तेरे नाज उठाता, तो मुझे लगता कि वह तेरी शादी किसी बड़े आदमी से कर देगा। तू मना करेगी तो वह तेरी मोहब्बत याद दिलाकर तुझे ब्लैकमेल करेगा। मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है बेटा, तेरी हर इच्छा पूरी की है। क्या तू मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? यही वजह है कि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने पापा से ज्यादा मिले। बेटियां तो अपने पापा के लिए जान दे देती हैं। तू भी पापा की खुशी के लिए किसी बड़े आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच हमेशा दूरी रखी। जब मैं तेरे पापा की तरफ देखती, मेरा गम ताज़ा हो जाता। मैं उस पर गुस्सा करती थी। खैर, मैंने ठान लिया था कि मैं उस आदमी से बदला लूंगी। उसने कहा था कि मेरा पति मुझे गलत कमाई खिलाएगा।
मैंने भी सोच लिया कि मैं भी एक गलत रिश्ते में बंध जाऊंगी। तुझे यह जानकर आश्चर्य और दुख होगा कि तेरी मासी अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ गलत रिश्ते में बंधी हुई थी। मैं रोज तेरे पापा और तुझे खाने में नींद की दवा देती थी। इसी वजह से वे रात भर नहीं जाग पाते थे। ये बातें सुनकर मैं रो पड़ी और बोली, मैं यह सब जान चुकी हूं। कल रात मैं जाग रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब आप अपने कमरे में गईं, थोड़ी देर बाद एक लड़का घर में घुसा। वह आपके कमरे में गया। उसने आपको नींद की दवा दी और फिर मेरे कमरे में आया। मैं अपने आप को बांध चुकी थी। उसने मुझे भी नींद की दवा देने की कोशिश की, मगर मैं बच गई। वो आपके कमरे में कह रहा था कि मैं आपकी वजह से नहीं, बल्कि आपकी भतीजी के लिए आता हूं। मुझे प्रेग्नेंट जिसने किया है वह कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का है जिसे आप घर बुलाती थीं। आपका गुनाह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। आपने मुझे उम्र भर रोने पर मजबूर किया। मैं ये बातें करती रही और फिर बेहोश हो गई। मेरी आंखें अस्पताल में खुलीं। मासी ने बताया कि तेरे पेट में जो बच्चा था वह खत्म हो गया है। मासी की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार नहीं दे पाती। वह मुझे हमेशा मेरी तकलीफ और अतीत की याद दिलाता और मैं उम्र भर उसे देखकर नफरत करती रहती। मासी ने उस लड़के से बदला लेने का सोच लिया। उन्होंने उसे फिर से एक रात घर बुलाया। जब वह आया, उन्होंने पुलिस को फोन किया और कहा, यह चोर है। चोरी के इल्जाम में उसे पकड़वा लिया। इधर मेरे तलाक की खबर पूरे परिवार में फैल गई थी। मुझे डर था कि अब हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मगर भगवान भला करे समीर का। उसने सबको यही बताया कि मैं अपनी बीवी को तलाक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। उसने मेरा इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके तलाक देने के बाद मेरे कई रिश्ते आए, मगर मैं अभी किसी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको पहले मिले।